सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय काफी चर्चित है। हमारा आज का विषय है गांधी को गाली, जिरह सियासत वाली। संदर्भ रायपुर में कुछ दिन पहले हुई धर्म संसद है, जिसमें तमाम संत समाज से जुड़े हुए लोग शामिल हुए थे, राजनीतिज्ञ शामिल हुए थे और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाओं के लोग शामिल हुए थे। उनमें एक अहम नाम था, संत कालीचरण महाराज। संत कालीचरण महाराज चर्चित तो वैसे तब हुए थे जब उनका शिव तांडव स्त्रोत टीवी चैनल के माध्यम से सुर्खियों के केंद्र में आया था। लेकिन रायपुर में हुई धर्म संसद में संत कालीचरण महाराज ने जिस प्रकार का भाषण दिया और घड़ी की सुइयों के गुजरने के साथ जिस तरीके से वह बयान बवाल का विषय बना, उसने वक्त के साथ इतनी तब्दीली ला दी है कि संत कालीचरण महाराज से अब एक वर्ग उन्हें कालीचरण कालीचरण कहकर संबोधित कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार, जो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है, भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार है, उसने कांग्रेस नेताओं की शिकायत पर कालीचरण महाराज के खिलाफ मामला दर्ज किया। छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई, तमाम राज्यों में टीमें भेजी गईं। इसके बीच में संत कालीचरण महाराज का एक और वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपने बयान पर वापस बने रहने की बात कही और इस प्रकार का जज्बा दिखाया कि वो तो इस बयान से बेहद गर्वोक्ति महसूस कर रहे हैं, उन्हें बड़ा गर्व है अपने इस विचार को लेकर। पर वो गर्व धरा का धरा रह गया जब पुलिस के द्वारा कालीचरण महाराज को आज सुबह 4 बजे मध्य प्रदेश के खजुराहो के पास एक गांव से धर लिया गया। कालीचरण महाराज इस समय रायपुर में लाए जा चुके हैं। रायपुर में लाए जाने के साथ कोर्ट में पेश भी किए जा चुके हैं। क्या उनके आगे हश्र होना है, ये कोर्ट के निर्देश के बाद पता चलेगा। लेकिन इसके बीच में सियासत काफ़ी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हर विषय पर मुखर रहते हैं। उन्हें बड़ा ऐतराज है कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर। उन्हें लगता है संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप छत्तीसगढ़ की पुलिस ने व्यवहार नहीं किया है। भूपेश बघेल प्रतिक्रिया देने से चूके नहीं, उन्होंने सवाल किया। प्रक्रिया तो वैसे ठीक ही हुई है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी इतना बताएं कि गांधी जी के प्रति अपशब्द बोलने वाले की गिरफ्तारी से वो खुश है या ना खुश है, इसका उत्तर अभी तक मिला नहीं है। इसके बीच में और तमाम साधु संतों के भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया आ रही है। छत्तीसगढ़ के निवर्तमान गृह मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल, उन्हें बड़ी नाखुशी है छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई पर, संत कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी पर। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को ट्वीट के माध्यम से सार्वजनिक किया है, फिर बाद में टीवी पे बयान भी दिया है। तो हम कुल मिलाकर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी के संदर्भ में ये बयान या हिंदू धर्म के खतरे को बताते हुए मुस्लिमों के खिलाफ दिए गए बयान या समय पर तमाम मुस्लिम धर्माचार्यों के द्वारा या मुसलमान नेताओं के द्वारा जो कुछ भी हिंदू समाज के संदर्भ में कहा जाता है, उसको लेकर आखिर हम जाना कहाँ चाहते हैं। हम गांधी पर बयान को लेकर आहत हैं या गांधी पर बयान के माध्यम से एक अच्छी खासी सियासत करने के लिए आमदा है, समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संत किसे कहते हैं, इसको समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि के संति संतो खिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। अर्थात संत कौन है? संपूर्ण संसार से जिनकी आसक्ति नष्ट हो गई है, जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है और जो कल्याण स्वरूप परम तत्व में स्थित है, वह संत है। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा संत की यह परिभाषा दी गई थी। तो कालीचरण महाराज को क्या संत कालीचरण कहा जा सकता है जिस प्रकार के बयान उनके आ रहे हैं? शायद नहीं। इस आलोक में अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जो खास मेहमान है, पहले उनसे परिचय प्राप्त करें। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आरपी सिंह जी आज इस कार्यक्रम में है, छत्तीसगढ़ सरकार की पैरवी करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आज इस पैनल का हिस्सा है, वो कुमार प्रशांत जी के रूप में है। गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष हैं। गांधीवादी विचार को सहजता के साथ जनसाधारण तक कैसे पहुंचाया जाए, अगर इसको समझना है तो कुमार प्रशांत जी को सुनना चाहिए। वह हमारे साथ है। हमारे साथ तकनीकी पहलुओं पर रोशनी देने के लिए दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व डीजीपी रामनिवास जी हैं और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल साकला साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा को शुरू करूं उससे पहले उन बयानों से रूबरू हो लेना चाहिए हमें जो इस पूरे प्रकरण को, इस चर्चा के केंद्र का कारण बना रहे हैं। एक बार सुनिए हमारे देश के तमाम नेता और स्वयं कालीचरण महाराज कह क्या रहे हैं।
आपत्तिजनक है। हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो है, नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। की जो गिरफ्तारी हुई है वो विधि मान्य नहीं है, उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। एफआईआर होने के बाद में उसकी जांच होती है, नोटिस दी जाती है, बयान लिए जाते हैं और उसके बाद में गिरफ्तारी होती है। तो ये तो अतिवादी कार्रवाई है छत्तीसगढ़ की सरकार की। और मध्य प्रदेश में ये देश में संघीय ढांचा है। अगर छत्तीसगढ़ में भी किसी को गिरफ्तार करने के लिए बाहर की पुलिस आती है तो यहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तो मध्य प्रदेश की पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए, बिना वहां पर कोर्ट में प्रस्तुत किए जो गिरफ्तारी है, ये विधि सम्मत नहीं है। धन्यवाद है, कोटि कोटि धन्यवाद है महात्मा नाथूराम गोडसे जी को। उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार है मेरा कि उन्होंने अपना बलिदान देके हिंदुस्तान को मुसलमान बनने से बचा लिया। गजवाए हिंद फेल कर दिया महात्मा नाथूराम गोडसे जी ने। कोटि कोटि धन्यवाद है उनको। महात्मा गांधी नहीं, महात्मा नाथूराम जी गोडसे हैं। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए? तो इस कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के निवृत्तमान गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े तमाम लोग नाखुश हैं। चिंतामणि मालवीय जी से बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। इस विचार के व्यक्ति के साथ खड़ी दिख रही है भाजपा। इस व्यक्ति के साथ खड़े दिख रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। उन्हें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं हो रही है कि ये किस प्रकार की भाषा भगवा वस्त्र पहना हुआ शख्स बोल रहा है। उन्हें आपत्ति इस बात पर हो रही है चिंतामणि जी कि छत्तीसगढ़ की पुलिस ऐसे व्यक्ति को अपने दर्ज प्रकरण के सिलसिले में गिरफ्तार क्यों कर रही है। थोड़ा रोशनी देंगे कि देश को क्या संदेश देने की कोशिश में है माननीय मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के निवृत्तमान गृह मंत्री या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। स्वाभाविक रूप से आपत्ति होती है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो लुटेरों की तरह आई, अगवा करने वाले लोगों की तरह आई और उठा करके ले गए। उनको सूचना करना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि उन्होंने उनकी गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया है जी। उन्होंने या उनके वक्तव्य का समर्थन भी नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा है महाराज ने, या कालीचरण जी का वक्तव्य उससे उन्होंने सरोकार दिखाया है नहीं दिखाया, ये सवाल ही नहीं है। दोनों चीजों को आप मिला रहे हैं, अलग अलग कीजिए। उन्होंने केवल अपने अधिकारों की मीमांसा की है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है, वो सूचित करते, और अगर उनका कोई अपराधी या जिनके खिलाफ रिपोर्ट है वो यहाँ है तो हम देते उनको, हस्तगत करते। लेकिन उन्होंने एक तरह से आर्बिट्ररी काम किया है जो कि गलत है। ये उनका पार्ट हुआ, इसको कहीं आलोचना मुझे नहीं लगता कि बनती है।
आप क्यों गृह मंत्री के बयान को उनके वक्तव्य से जोड़ रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो बता रहे हैं इन्होंने त्वरित कार्रवाई करी, मुझे बताएं, ये कह रहे थे कि क्या महात्मा गांधी को गाली देना उचित है, तो इन्होंने इनके पिताजी से नहीं पूछा कि क्या राम को गाली देना उचित है? क्या इनके पिताजी की खुद की गिरफ्तारी हुई और इनके पिताजी से इन्होंने नहीं पूछा कि आपने ब्राह्मणों को गालियां क्यों दी? तो ये जो इतनी आदर्शवाद की बात कर रहे हैं, केवल इतना भर है कि कांग्रेस के लोग जितना ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे, जितना ज्यादा संतों पर अत्याचार करेंगे, संतों की गिरफ्तारी करेंगे, उससे एक वर्ग खुश होगा और ये शुद्ध रूप से तुष्टीकरण की राजनीति है, इसमें बाकी कुछ नहीं। और जो कालीचरण महाराज ने, कोई ऐसी बात तो नहीं कि कोई असंसदीय शब्द उनका नहीं था। ठीक है, उनकी भाषा में तीखापन था, मैं उनका समर्थन नहीं करता, लेकिन उन्होंने इतिहास की विवेचना की है, तो इतिहास की विवेचना का हक तो सभी को है। क्या आपातकाल लाना चाहते हैं? क्या तानाशाही करेंगे? क्या इसको जो है इस निंदा की तरह मानेंगे कि कहां ले जाना चाहते हैं? बड़ा गंभीर क्या किस्म का प्रश्न उठाया है चिंतामणि जी आपने अपने चिंतन के माध्यम से। क्या कुछ ऐसा बोल दिया है जिस पे आपत्ति हो रही है हमको इतनी? सुनवाता हूं आपको क्या उन्होंने बोला है, एक बार सुनिए। कालीचरण महाराज ने बोला क्या था धर्म सभा में, सुनिए आप। और वैसे आपने सुना हुआ है, पर फिर भी आप किसके साथ खड़े हैं ये देश को देखना तो चाहिए। सुनिए क्या बोल रहे हैं कालीचरण महाराज। और महान वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वो को गाली। तो ये गाली के साथ में राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें हम सम्मान से महात्मा गांधी कहते हैं, उसे धर्म सभा में तथाकथित संत के द्वारा गाली दी जा रही है। चिंतामणि जी, इस पर कोई शर्मिंदगी है हम लोगों को, या आप ऐसे शख्स के गिरफ्तारी के तौर तरीकों को लेकर आपत्ति के साथ देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा सा रोशनी मिल जाए। नहीं, निश्चित रूप से गलत है और मैं उनकी भाषा का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन उनके विचारों को आप बांधेंगे, मैं उनकी भाषा पे आपत्ति रखता हूं। मुझे खुद नागवार लगता है कि उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, लेकिन उनके विचार के हक को, उनकी अभिव्यक्ति के हक को कोई नहीं छीन सकता। और वो अगर उस समय हिंदुओं की हत्या हुई तो क्या करें? उस इतिहास को पोत दें जी, क्या विभाजन के इतिहास को पोत दें, खत्म कर दें, या अभी तक का इतिहास बैन कर दीजिए कि कोई इतिहास नहीं पढ़ेगा जी। क्योंकि इतिहास पढ़ेंगे तो फिर हत्याकांड भी याद आएंगे, फिर नोआखली भी याद आएगा, फिर बंगाल का विभाजन भी याद आएगा, फिर पाकिस्तान में जिस तरह अत्याचार हुए, किस तरह ट्रेनें लाशों से भरकर गए, आई याद होगा। तो आप क्या ये चाहते हैं कि इस देश की जनता, इस देश के लोग ये अपने इतिहास को याद ना करें? जी, बड़ा महत्वपूर्ण बात है चिंतामणि मालवीय जी की। और आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने खासतौर पर अनुरोध कुमार प्रशांत जी से किया था कि वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। चिंतामणि मालवीय जी कह रहे हैं कि ये विचार है, क्या इतिहास से लोगों को दूर रखा जाए, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ना रखा जाए, गांधी के संदर्भ में ये जो सवाल हैं क्या इन सवालों को जनता के बीच नहीं ले जाया जाए। कुमार प्रशांत जी मेरे साथ हैं, अपना पूरा जीवन ही गांधी दर्शन को उन्होंने समर्पित किया हुआ है। उनसे पूछते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर गांधी जी की दृष्टि क्या होती है, क्योंकि ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने ट्वीट किया है कि पुलिस ने जो गिरफ्तारी की ये गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रशांत जी, आपका नजरिया इस पूरे मामले पे? ऐसा है हिमांशु जी कि सारे सवाल को बहुत तो उलझा देने की जरूरत नहीं है जी। सोच दो है अलग अलग। एक सोच है जो सावरकर जी से शुरू होती है जी, और अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो चिंतामणि जी तक पहुँचती है जी। और एक सोच है जो गांधी से शुरू होती है और हम सब लोग जो इससे चिंतित या व्यथित हैं उन तक पहुँचती है। मुझको फिक्र नहीं है इस बात की कि गांधी जी के बारे में क्या कहा गया, क्योंकि चिंतामणि जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इस देश में गांधी जी की आलोचना करने का, गांधी जी से असहमत होने का पूरा अधिकार है लोगों को। चिंता अगर है तो सिर्फ इसकी है कि असहमति और आलोचना की आवाज़ कैसी होगी, किस स्तर पर सार्वजनिक विमर्श जाएगा, इसकी जरूर चिंता है। लेकिन मैं इस बात को भी छोड़ देता हूँ, कहना सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि मुझको कालीचरण जी से बहुत ही सहानुभूति है जी।
वैसी ही सहानुभूति है जैसी नाथूराम गोडसे से मुझको सहानुभूति है। जी क्योंकि दोनों बहुत ही छोटे प्यादे थे, एक प्यादा है और एक प्यादा था, जी जिसको किसी बड़े आदमी ने अपने शतरंज के लिए इस्तेमाल किया। चिंतामणि जी भी वैसे ही पैदों में हैं, इतिहास भी नहीं जानते हैं और इतिहास की व्याख्या तो बिल्कुल ही नहीं जानते, लेकिन हैं किसी के खेल में शामिल हैं, तो क्या करेंगे, बेचारे लोग हैं। दरअसल में चिंता उन लोगों की है जिनके जो इन लोगों को लेकर खेल रहे हैं। जी और अगर मैं कहूँ तो देश का जो सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी है, वो भी ऐसी ही भद्दी भाषा में ये बातें करता रहा है। और उसका कारण यह है कि वो ये संदेश देना चाहते हैं, इशारा देना चाहते हैं अपने प्यादों को कि खेल कहाँ ले जाना है। तो जहाँ खेल शुरू हुआ है वहां से खेल को यहाँ तक पहुँचाने की ये कोशिशें हैं। इसी कोशिश में गोली भी मारी गई थी, ये तो भी बात कही गई है। बात तो बहुत साधारण ही होती है, हवा में उड़ जाती है, गोली तो शरीर में लगती है और खत्म कर देती है। तो गांधी को मारा भी तो इसीलिए ना कि असहमति थी और असहमति बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए मार देने की कोशिश हुई। अब गांधी मारने के लिए है नहीं, उनका जो प्रभाव है, उनका जो असर है, उसको मारने की कोशिश में ये सारी गाली गलौज खड़ी की जा रही है। जी ये साधारण सी एक छोटी राजनीति का खेल है जी और छोटी राजनीति से कुछ लोगों को बड़ी सत्ताएं मिल गई हैं, तो उस सत्ता को संभालना मुश्किल हो रहा है, उसकी कोशिश में लोग लगे हैं। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है जी कि जहां इस विमर्श को आप ले जा रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, ये आपके लिए भी बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि चिंतामणि जी सिर्फ आपके पास हैं या कालीचरण सिर्फ आपने ही पाल रखे हैं। सब के पास अपने अपने कालीचरण और अपने अपने चिंतामणि हैं, और अगर उनका इस्तेमाल शुरू होगा तो कहीं सभ्य समाज के टिकने की जगह नहीं है। आप ये सोच कर देखिए, आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं, जी अपने बच्चों को कौन सी भाषा सिखा रहे हैं। और जब वो देखेंगे कि उनके पिता चिंतामणि बैठकर वैसे आदमी की वकालत कर रहे हैं, तो वो अपने जीवन में किन की वकालत करेंगे और किन को आगे बढ़ाएंगे, इसकी थोड़ी फिक्र होनी चाहिए। गांधी तो जहाँ चले गए। मैं बराबर कहता हूँ कि गांधी की जो जगह इतिहास में है, उसको हम आप मिलकर ना बड़ा कर सकते हैं ना छोटा कर सकते हैं। इतिहास में उनकी जगह बन चुकी है, आप उस तरफ जाइए मत। तो आपके हमारे हैसियत से बाहर की बात है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचें कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कैसे समाज में रहने के लिए मजबूर करेंगे। अगर इस विमर्श को हम आगे बढ़ाएंगे, इतनी चिंता अगर करेंगे आप, तो बाकी गांधी जी के बाद गांधी जी पर छोड़ दीजिए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कुमार प्रशांत जी ने। गांधी जी की चिंता छोड़ दीजिए, थोड़ी आने वाली पीढ़ियों के लिए चिंता कर लीजिए कि कैसे व्यक्तियों के साथ हम खड़े दिख रहे हैं। इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं और प्रशांत जी आपसे समझना ही चाहता हूं। कालीचरण महाराज ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, एक धर्म सभा में किया, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बात जो है, और शायद उसकी तरफ आपकी चिंताएं भी हमारे से साझा हों, कि उसी प्रतिक्रिया में किसी ने आपत्ति उस सदन में नहीं की, बल्कि अगर आप देखेंगे लोगों ने तालियां बजा दी। ये क्या आपके लिए कोई चिंता का विषय है? ये आपसे एक सवाल है। हिमांशु जी, मैं आपको तो हिमांशु महाराज कह सकता हूँ जी, कभी कालीचरण जी को महाराज नहीं कहूँगा जी वो महाराज की किसी भी कोटि में बैठते नहीं हैं जी वो एक साधारण कुशिक्षित व्यक्ति हैं जी जो मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। जी लेकिन मैं आपसे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उसी मंच से, जी जिस मंच से कालीचरण ऐसी गंदी बातें कर रहे थे, एक सज्जन खड़े हुए, वो भी महात्मा ही, साधु ही थे, वेश में थे, जी और उन्होंने इसकी आपत्ति भी की और बैकआउट करके चले गए उस आदमी। जी उस आदमी को भूलिएगा नहीं, वो आदमी हम और आप हैं, जी जिनको ऐसे समय पर खड़े होकर अपने विरोध भी दर्ज करना चाहिए और उस जगह को छोड़कर निकल जाना चाहिए, बैकआउट करना चाहिए। महेंद्र रामसुंदर दास का उल्लेख कुमार प्रशांत जी कर रहे हैं। मैं आरपी सिंह जी के पास जाना चाहता हूं इसके संदर्भ में चर्चा के लिए, लेकिन उससे पहले चूंकि बात चिंतामणि जी ने दो संदर्भ में की थी, एक गांधी जी के संदर्भ में और दूसरी कानूनी प्रक्रिया और पहलू के संदर्भ में, तो मैं आरपी सिंह जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनके पास जाऊं, उससे पहले रामनिवास जी के पास जाना चाहता हूं जो छत्तीसगढ़ के पुलिस प्रमुख रहे हैं, और उनसे समझना चाहता हूं। बताया जा रहा है कि संघीय ढांचे का उल्लंघन छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कर दिया, कानून की जो प्रक्रिया होती है उसका पालन नहीं किया गया। तो आपसे समझना चाहते हैं, आपने तो अपने जीवन के 35 साल पुलिस में ही लगाए, रामनिवास जी क्या होना चाहिए था,
क्या हुआ और क्या गुनाह हो गया, आपकी रोशनी। ये हिमांशु जी, जी कानूनी रूप से जो प्रक्रिया छत्तीसगढ़ पुलिस ने लागू की यानी अप्लाई किया वहां पे, वो धारा 41 सीआरपीसी में अरेस्ट करने की पावर है जी कि बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ अपराध पहले पंजीबद्ध था जी और संज्ञेय अपराध था जिसमें कि पुलिस उसको अरेस्ट करने गई। जी अब उसमें प्रक्रिया में ये है कि आप उस किस समय पे जा रहे हैं जी और वहां पे अरेस्ट करके उसमें 3 चीजें जो जरूरी हैं कानूनी प्रक्रिया में कि उसको ये उनके परिवार को सूचना दे दें, उनके एडवोकेट को सूचना दे दें, 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दें। जी वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने तीनों ही चीजें उसमें अप्लाई की हैं, लागू की हैं। लेकिन एक जो सामान्य प्रक्रिया रहती है कि क्योंकि दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो एक जो सामान्य प्रक्रिया है कि हम संबंधित थाना प्रभारी को भी सूचित कर दें कि कोई वहां पे यदि किसी प्रकार की कोई और झगड़ा या होने की संभावना हो तो वो उसमें मदद कर दें। जी तो वो एक जिसको कहें कि आपसी एक प्रक्रिया है, वो मैं अब जो फील्ड ऑफिसर हैं उन्होंने क्या वहां पे तय किया, क्योंकि उनको लगा कि वहां पे कोई आगे झगड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है या आसानी से उनको लेके वो 24 घंटे के अंदर आ सकते हैं, तो उनके विवेक पर निर्भर करता है जी कि वो यदि उन्होंने वहां पे सोचा होगा कि हमें कोई झगड़े यहाँ की संभावना नहीं है, किस समय पे गए हैं और उनको 24 घंटे में आके लेके आ सकते हैं, तो उन्होंने कानूनी रूप से तो पूरी प्रक्रिया की है। रही जो प्रोटोकॉल की प्रक्रिया का, उसका हम कह सकते हैं कि उनको बताना था या नहीं बताना था, वो जो स्थानीय अधिकारी है। मैं शुद्ध कानूनी पहलू आपसे समझना चाहता हूं। क्या इस देश की कानून व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अगर छापामारी की कार्रवाई करती है तो उसे पहले उस राज्य की पुलिस को सूचना देनी है, अनुमति लेनी है, तब जाके कार्रवाई करनी है, या आप सीधे कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होते हैं? बहुत स्पष्ट, मतलब होना ऐसा चाहिए, ऐसा व्यवहार में कर सकते हैं, ये नहीं। आपसे शुद्ध रूप से जानना है, क्योंकि एक प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं संघीय ढांचे का उल्लंघन हुआ है। ये किसी प्रवक्ता का बयान नहीं है, एक प्रदेश के गृह मंत्री का बयान है। कानूनी हैसियत क्या है उस बयान की, ये आपसे जानने में दिलचस्पी है। क्योंकि कानूनी रूप से सीआरपीसी में जो प्रावधान है वो छत्तीसगढ़ पुलिस ने पूरे लागू किए हैं जी। उसमें कोई कहीं भी उन्होंने ऐसा उल्लंघन नहीं किया है जी। रही बात एक आदर्श स्थिति की, वो जो आदर्श स्थिति की प्रोटोकॉल में ऐसा करना चाहिए था, यदि वो जो स्थानीय अधिकारी जो करने गए थे वो उन पर निर्भर करता है कि उन्होंने वहां पे क्या सोचा है कि क्या संभावना है, उसके अनुसार। राणा जी, मैं एक बात, जब आप आदर्श की बात कर रहे हैं तो व्यवहारिक स्थिति की भी बात करें। क्या यह अंदेशा नहीं रहता है, जब जिस प्रकार से विचार के स्तर पर विरोध है, प्रकरण में साफ दिख रहा है कौन कहां खड़ा है, तो यह अंदेशा नहीं होगा कि अगर इनको बताएंगे तो ये उसे भगा ना दे या उसको कहीं सचेत ना कर दे, तो ये आशंका मन में रही होगी। जो अपराधी को पकड़ने के लिए गए हैं वो अगर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं अपराधी को लाभ ना मिल जाए, तो ये कुछ गलती होती है। ये व्यवहार की बात आपसे सवाल है। नहीं, इसमें कोई छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोई त्रुटि नहीं की है। वो अपना कानूनी रूप से काम करके सीधे 24 घंटे के अंदर चले आए हैं। उसमें उन्होंने कोई प्रक्रिया का भी उल्लंघन नहीं किया है और कोई वो, क्योंकि उन्होंने अपना ये देखा हुआ कि यदि हो सकता है भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो जाए सूचना देने पे या किस प्रकार से, तो अपना विवेक के अनुसार उन्होंने अपना उपयोग किया। अब मैं वापस आता हूं आरपी सिंह जी के पास। आरपी सिंह जी और उनकी पार्टी जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार बड़े उत्साह के साथ कालीचरण महाराज के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने, उन्हें गिरफ्तार करने, उन्हें सबक सिखाने के संदर्भ में उत्साहित है। पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है आयोजक सारे कांग्रेसी थे, बुलाने वाले कालीचरण को कांग्रेसी थे, भाषण में मौजूद कांग्रेसी थे, उनकी मौजूदगी में बसती हुई तालियों के साक्षी कांग्रेसी थे, और अब इसी मामले को लेकर इस प्रकार का व्यू रचा जा रहा है। क्या कहते हैं आरपी सिंह जी? लगा कि नुकसान हो रहा है सियासी, तो इसलिए स्टैंड बदल गया, या कहानी कुछ और? देखिए मानसू जी, भारतीय जनता पार्टी गुडविल्स के सिद्धांत पर काम करती है। झूठ बोलो, बार बार बोलो और जोर से बोलो।
मैंने बयान जारी किया था कि डॉक्टर रमन सिंह को स्पष्ट करना चाहिए, 15 वर्षों के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, कि वो किसके बुलावे पर वहां गए थे। क्या डॉक्टर रमन सिंह जी अब इतने फुर्सत में हैं, कांग्रेस के बुलावे पर कांग्रेस के आयोजनों में शामिल होते हैं? इसका बात का जवाब आज तक हमको मिला नहीं। दूसरी बात, आयोजनकर्ता नीलकंठ त्रिपाठी ने पत्रकार वार्ता लेके पत्रकारों के सामने कह दिया कि आयोजनकर्ता हम थे, और धर्म संसद का आयोजित करने से पहले सभी संतों को यह बता दिया गया था कि सिर्फ सनातन हिंदू धर्म पर ही अपने विचार वहां आपको रखने हैं जी। इसके बावजूद अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करते हैं जी। देखिए अदालत भाई क्या हो रहा है हिमांशु जी, महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे, महात्मा गांधी जी एक विचारधारा थे, और गोडसे भी कोई व्यक्ति नहीं थे, वो भी एक विचारधारा थे। लड़ाइयां दो विचारधाराओं की है। आज कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद जो लोग गांधी जी की आड़ लेकर उसके पक्ष में खड़े हैं वो गोडसे की विचारधारा वाले हैं, और जो लोग गांधी जी के साथ खड़े हैं वो गांधी जी की विचारधारा वाले हैं। पूरी दुनिया में हिमांशु जी, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे महापुरुष है महात्मा गांधी जिनकी प्रतिमाएं 84 से अधिक देशों में लगी हुई है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने उनके बारे में कहा था कि आने वाले समय में इस बात पर यकीन करना मुश्किल होगा कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई एक ऐसा आदमी भी हमारे बीच में था। तो कुछ छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे। अगर वो राष्ट्रपिता है, किसी को राष्ट्रपिता कहने पर आपत्ति होती है, तो वो पदवी कांग्रेस उनको नहीं दी थी, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको दी थी। और जो आजकल डिजाइनर साधु बन गए, डिजाइनर इससे कहता हूं कि मैं भी सनातन हिंदू हूं, मैं भी धर्म गुरुओं के संगत में बैठता हूं, लेकिन आठवीं फेल आदमी जिसके अंदर नैतिकता तक नहीं है कि किस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने कार्यक्रम के शुरू में दिखाया कि संत क्या होता है, आपने बहुत अच्छा श्लोक दिखाया। मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि मन, कर्म और वचन से अगर कोई व्यक्ति पवित्र है तो संत होने या संत के आसपास होने के करीब होता है। तो यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, आप सोशल मीडिया में शिव श्रोतम पढ़ते हैं और उससे लोकप्रिय हो जाते हैं, अच्छी बात है। सवाल तो इस बात का है कि शिव श्रोतम को लिखा किसने था? रावण ने, और रावण खुद पापी था। तो जिसने लिखा था वो खुद अधर्मी था, खुद पापी था, उसको पढ़ के आपने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, तो आप ज्ञानी कैसे हो गए और आप संत कैसे हो गए? और सबसे बड़ी बात, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। मैंने आज भी टेलीविजन पर कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम वो सारा सच प्रदेश की जनता के सामने और देश की जनता के सामने लेके आएंगे जो अभी तक छुपा हुआ है। कालीचरण जी जब यहाँ आए तो रायपुर एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से बड़े नेता गए थे जी। वो दृश्य भी सामने आएगा। किन किन भाजपा और हिंदू परिषद के नेताओं ने उनके यहाँ से भागने में मदद की है, वो भी दृश्य सामने आएगा। और किन लोगों ने, आपने प्रधान जी से सवाल पूछा कि कुछ लोग बैठ कर ताली बजा रहे थे, तो ताली बजाने वाले लोग कौन थे और भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं ने व्हाट्सएप के किन किन ग्रुप में मैसेज भेजकर ऐसे लोगों को बुलाया था, ये भी सामने आएगा। सब मिलाकर एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि छत्तीसगढ़ प्रदेश शांति का टापू है। यहाँ इस तरीके की हरकत कोई भी करेगा, हमारी सरकार उसके साथ बहुत ही शक्ति के साथ पेश आएगी। मैं आपसे समझना चाहता हूं और पूरा देश समझना चाहता है, पूरे देश में इस बात को लेकर सवाल है। गांधी जी के संदर्भ में बोल दिया तो आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो गई, राम के संदर्भ में लोग क्या क्या नहीं बोल देते हैं उसमें आपको तकलीफ नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी लोग कोट करके ये बात बता रहे हैं। ब्राह्मण समुदाय के संदर्भ में टिप्पणियां हो जाती हैं, उसके संदर्भ में आपको तकलीफ नहीं होती है। केवल गांधी जी के संदर्भ में एक टिप्पणी हुई, आपको इतनी तकलीफ हो गई। एक सवाल। दूसरा ये जानना चाहते हैं कि आप पहले मामला दर्ज करते हैं शिकायत के आधार पर, धारा 394 फिर 505(2), और अचानक क्या हो जाता है कि आज आप उसमें इतनी सारी धाराएं जोड़ देते हैं, और वो धारा भी जोड़ देते हैं जिसको आपने 2 साल पहले होने वाले चुनाव के दौरान, आम चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि हम अगर सरकार में आए तो इस धारा को समाप्त ही कर देंगे। आज उस धारा के इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आ गई आरपी सिंह जी? देखिए वंशी, जितना कानून में समझता हूँ, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क होता है जी। अगर कोई पत्रकार ये लिख दे कि त्रिपुरा जल रहा है, उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है जी। कोई ये लिख दे कि मोदी जी देश में संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उसके ऊपर यूएपीए लग जाता है जी। तो इस सीन को अगर देखें तो उस सीन से बहुत परे है। दूसरी बात, भारत का संविधान, भारत का कानून पुलिस को अधिकार देता है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के दौरान जो बिंदु सामने आए उसको देखकर धाराएं बढ़ाई भी जा सकती हैं और धाराएं घटाई भी जा सकती हैं जी। तो उसी के अनुसार पुलिस ने जब पाया कि फलाना फलाना धारा को इनका वक्तव्य आकर्षित करता है,
तो इसलिए उसमें जोड़ दिया गया है। अब मैं आता हूं आपको दूसरे सवाल पे। जी भारतीय जनता पार्टी के मित्र सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कि प्रभु राम को गाली दी। मैं बोलता हूं एक आदमी शिकायत करता सामने आ जाए और कहे देखिए किसने राम को गाली दी, उसका प्रमाण हमको दे दीजिए। जहां तक मुख्यमंत्री के पिता की बार बार बात होती, तो मुख्यमंत्री के पिता का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक स्वतंत्र व्यक्ति है, उनकी विचारधारा अलग है। हमारे संगठन में कुछ भी नहीं, सदस्य भी नहीं है। बावजूद इसके अगर उन्होंने ब्राह्मण समाज के खिलाफ कोई अशोभनीय वक्तव्य दिया था, तो मैं आपको याद दिलाता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर थाने में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जाकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उनके पिता 4 दिन तक जेल में रहे। अब अदालत में उनका भविष्य तय होगा कि अदालत से छूटते हैं या उस सजा के भागीदार होंगे। तो हमारी सरकार कानून का राज कायम करके बहुत ही निष्पक्षता के साथ सबको ये भरोसा दिलाती है कि इस राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित है। हम यहाँ सांप्रदायिकता नहीं फैलाने देंगे, हम नफरत के आधार पर यहाँ दंगे नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता ने जो विश्वास हमारे ऊपर किया है वही विश्वास में जनता को लौटाना है। तो आरपी सिंह जी का कहना है कि जब मुख्यमंत्री अपने पिता के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चूके, तो बाकी लोग उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि उनके संदर्भ में कोई रियायत बख्श दी जाएगी। लेकिन ये जो धाराएं बढ़ाने का मामला है, ये इतना ही सरल है क्या कि पुलिस ने अपनी जांच में पाया और उसे अधिकार है उसने बढ़ा दिया, या कुल मिलाकर ऐसा लगा कि कालीचरण के खिलाफ जो मामला प्रारंभ में दर्ज हुआ है वो अदालत में टिकेगा नहीं, जमानत तुरंत हो जाएगी और अभी मामले को सरगर्म रखना चाहिए, इसलिए कुछ धाराएं बढ़नी चाहिए। कपिल सागला जी से समझना चाहता हूं इसके पहलू को। ये जो धाराएं जोड़ी गई हैं 153A1 A, 153B1, 295A, 505(1)B, 124A, थोड़ा रोशनी देंगे कपिल सागला साहब, क्या रहती है प्रक्रिया और ये धाराएं बढ़ा के क्या साबित करना चाहती है पुलिस? जी, इससे पहले मैं 2-3 चीजों का जवाब दे दूं, क्योंकि जरूर। कुछ ऐसी चीजें बोली गई थी। शायद एक काफी सीनियर पुलिस के ऑफिसर भी हैं जी, उन्होंने ये बोला जो पुलिस है उसने जो करा एकदम ठीक करा। तो मैं पहली चीज बताना चाहूँ, ये गलत जी। देखिए, जब एफआईआर हुई जी और एफआईआर 294 और 505 सेक्शन 505 सबसेक्शन 2 के बीच में जी, और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो दोनों सेक्शंस क्या हैं, और इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि पुलिस ने ठीक काम करा या नहीं करा। जी, सेक्शन 294 जो है वो कहता है कोई ऑब्सीन एक्ट, आप अब बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, गा रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जो ऑब्सीन होती है वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाती है और उसमें 3 महीने तक की सजा और फाइन का प्रावधान जी। तो ये याद रखिएगा कि 294 जो है वो बेलेबल ऑफेंस है। अगर किसी ने ऐसा करा उसी समय उसको बेल भी मिल जाएगी, थाने में पर्सनल बॉन्ड पे भी छूट जाएगा, अरेस्ट भी नहीं होगा। ये पहली बात, अगर उसने ऐसी कोई ऑब्सीन बात बोली या कही। दूसरा हो गया सेक्शन 505 सबसेक्शन 2 जो होता है कोई ऐसी स्टेटमेंट देना जो पब्लिक मिसचिफ में आती है। मतलब कि आप पब्लिक में कोई ऐसी बात करते हो जिससे कि लड़ाई झगड़ा होने का अंदेशा बढ़ जाता है, लोगों के बीच में लड़ाई, इलविल, मन मुटाव बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, चाहे आप जात पात पे बात करिए वगैरह वगैरह। इसमें जो होता है, इसमें 3 साल तक की सजा है, या फाइन है या दोनों है। तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है सजा में आप अंदर भी ना जाए, आप पे सिर्फ फाइन लग जाए। ठीक है। अब दूसरी बात, जब जिस बात से मुझे प्रॉब्लम है वो इस बात से है कि ये बोला गया कि जो पुलिस ने करा वो ठीक करा। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने अमरवती, जोगिंदर सिंह, काफी सारी जजमेंट्स में ये बोल दिया था जहां पे 7 साल से कम का कोई ऑफेंस हो, आदमी को आप अरेस्ट नहीं कर सकते। 41A का नोटिस देना जरूरी है। उसको आप एक नोटिस देंगे और बोलेंगे कि भैया आप आके ये बताओ कि आपने ये कहा, क्यों कहा, या करा क्यों करा, और अगर अरेस्ट करने की जरूरत है तो आपको राइटिंग में अपने सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना उस परमिशन के आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अब आपने किसी को अरेस्ट कर दिया और आपने बोला अरे ये तो मेरे को कोर्ट में मेरे तो वर्दी उतर जाएगी, और आपने उसके ऊपर कोई भी उस समय सेक्शन मर दिया, तो ये मेरे ख्याल से एकदम खराब है। क्योंकि जो स्ट्रीम ऑफ जस्टिस है, जो शुरुआत में जो पाप है उसको बाद में नहीं भर सकते। जो खड्डा खुद गया वो तो खुद गया, अब बाद में नहीं, क्योंकि अगर आप इसको मानते हो तो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड को आप आगे बढ़ा रहे हो कि पुलिस वाले को आप बोलते देते हो कि आप किसी भी केस में उठा के ले आओ और जैसे ही आप पे डंडा है तो कोई भी सेक्शन मर दो, बाद में हट जाएगा, कोई बात नहीं, महीने 2 महीने अंदर आदमी चले जाएगा। ये बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि इसको इंस्पेक्टर राज कहते हैं और हम इंस्पेक्टर राज वापस नहीं होने देना चाहते। राइट। तो ये हो गई दूसरी बात। अब हो गई तीसरी बात कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये ऑब्सीन है या नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही पुराना केस है जिसमें किसी, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र का एक आदमी था जिसने एक पोयम लिखी थी, और वो पोयम
नौटंकी की तरह सुनाता था, जिसमें महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी का एक कैरेक्टर था जो गाली गलौज करता था। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ये ऑब्सीन है नहीं है। तो जस्टिस मिश्रा थे, उन्होंने ये बात बोला था कि महात्मा गांधी को हम महात्मा कहते हैं, किसी कारणवश कहते हैं जी। अगर हम अलाउ करते हैं स्वामी विवेकानंदा एक्सेट्रा एक्सेट्रा जैसे लोगों की पैरोडीज बनाना इस तरह से कि वो गाली गलौज कर रहे हैं, ऑब्सीन कर रहे हैं, तो ये गलत है। उस पे 292 लगा था, 2 साल की सजा थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, हार गया। तो जो बोला वो ऑब्सीन तो है जी। उसके लिए पनिशमेंट ठीक है, पर क्या किसी को इलीगली अरेस्ट कर लेना ठीक है? ये पहली बात है आपके पास जी। क्योंकि हम एक आदमी की गलती को पुलिस की गलती से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, पुलिस ने गलत कर दिया क्योंकि उसने गलत करा, चलो छोड़ो, ऐसा नहीं है। पुलिस के ऊपर ड्यूटी बहुत हाई है जी। और अब हो गई फाइनल बात कि पावर ऑफ अरेस्ट इन अनदर स्टेट जी। तो देखिए, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कई कोर्ट्स ने बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से ऐसी चीजें जो पुलिस एक स्टेट में जाके दूसरे स्टेट के आदमी को अरेस्ट कर लेती है, इसको गलत बताया है जी। और गलत बताने का रीजन भी है, क्योंकि अगर एक स्टेट के आप रेसिडेंट हैं तो आप उस हाई कोर्ट की छत्र छाया, उस जुडिशियल प्रोसेस की छत्र छाया में। जब कोई और जगह की पुलिस आती है, स्टेट पुलिस होती है, स्टेट पुलिस आती है और दूसरे स्टेट में किसी को अरेस्ट करती है बिना परमिशन, बिना नॉलेज के, तो आप उस स्टेट की जो जुडिशरी है उसकी छत्र छाया का अपमान कर रहे हैं जी। वो इसलिए अपमान कर रहे हैं क्योंकि उस आदमी के पास राइट है कि वो उस कोर्ट में जाके बोल सकते कि फलाना स्टेट में मेरे खिलाफ एक गलत एफआईआर रजिस्टर हुई है, मुझे डर है मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप मुझे ट्रांजिट बेल दीजिए, मुझे 1 महीने की प्रोटेक्शन दीजिए, ताकि मैं उस कोर्ट में जाके बता सकूं, उस स्टेट में जाके बता सकूं कि मुझे झूठा फंसाया गया है या ये फैक्ट्स हैं, या मैं उस कोर्ट में जाके बेल लूं और कोर्ट में वहां पे फिर अर्जी लगाऊं कि मैं आपके पास आऊंगा अगली बार जब भी केस की तारीख होगी जी। तो ना इस पुलिस ने, इस स्टेट की पुलिस ने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करा, जो कि मैंडेटरी रूल है जी। ना स्टेट की पुलिस ने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करा कि जी अलग स्टेट की पुलिस, अलग स्टेट में जाके हम किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। ना जो जुरिस्डिक्शनल मजिस्ट्रेट है, जो सीआरपीसी में प्रावधान है कि आप अगर अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहे हैं तो आप एक स्पेशल परमिशन लेंगे, जहां वो जज फिर देखेगा क्या उस आदमी को मेरी स्टेट में लाने की जरूरत है या नहीं है। तो मेरा सागरा साहब आपसे एक सवाल है, आपने काफी सारे पहलू बता दिए हैं। मेरे पास अभी अभी अपडेट आया है कि रायपुर की न्यायालय में कालीचरण को पेश किया गया और उन्हें 48 घंटे अर्थात 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दिया गया। अगर सब कुछ इतना गलत किया तो अदालत ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के स्थान पर कालीचरण को पुलिस की मांग पर उसके हवाले क्यों कर दिया? थोड़ा इस पे भी आपकी तरफ से एक कानूनी दृष्टि हमारे बीच में साझा हो जाए। जी, मैं बता रहा हूं, दिल्ली हाई कोर्ट में हम केस लड़ रहे हैं और काफी सारे केसेस में हमने ये बात हाईलाइट करी है कि पुलिस वाले अपनी गलती को छुपाने के लिए जी अनफॉर्चुनेट कैसे ही पकड़े जाते हैं कि उन्होंने बेलेबल ऑफेंस में किसी को अरेस्ट कर लिया है या 41A का नोटिस नहीं दिया है, तो वो और सेक्शंस लगा देते हैं और कोर्ट में आके एक किस्म से एक स्कैंडलस केस करते हैं कि जी इसको पुलिस में रिमांड में लेना बहुत जरूरी है, अगर नहीं लिया तो XYZ हो जाएगा जी। लाखों का केस सडनली करोड़ों का बना देते हैं। कोई और केस का बोल देते हैं हमें पता चला है कि शायद उसमें भी इन्वॉल्व है, इससे इंटेरोगेशन की जरूरत है। तो एट दैट मोमेंट क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट होती है वो पुलिस की उस बात को सुन के वो 2 दिन का या 3 दिन का रिमांड दे देती है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और इसे हम हायर कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो इनिशियल स्टेज में अगर अरेस्ट इलीगल है तो बाद में आप उस इलीगल अरेस्ट को लीगल नहीं बना सकते। इलीगल को लीगल क्यों बनाते हैं, ये सवाल हमारे साथ में कपिल साकला जी ने कोट किया है। आरपी सिंह जी, बहुत जरूरी हो जाता है, मुझे जाना चिंतामणि जी के पास है, पर आपकी सरकार की कार्रवाई की प्रक्रिया पर या पुलिस पर कानूनी नजरिए से सवाल उठा है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कानून का बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन जो स्थानीय पुलिस अधिकारी उस टीम में शामिल थे उनसे मेरी बात हुई। कपिल साकला जी ने एक बात बहुत सही कही कि अगर कोई स्थानीय व्यक्ति दूसरे राज्य की पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो उसको संबंधित जिला में जो भी उसका थाना होता है, संबंधित थाना, वहां सूचना देना आवश्यक होता है। लेकिन मैं साकला जी को बता देना चाहता हूं कि कथित कालीचरण महाराज महाराष्ट्र के निवासी, मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है। बात नंबर 2, हमको स्थानीय पुलिस अधिकारी को यह भी बताया कि जब स्थानीय पुलिस से मदद की आवश्यकता हो तो उन्हें सूचना दी जाती है, या ऐसा लगता है कि यहाँ उपद्रव हो सकता है, उनके सहयोग की आवश्यकता तो सूचना दी जाती है, या फिर ऐसा जब लगता है कि 24 घंटे के अंदर हम सक्षम न्यायालय के पास ले जाके अपने राज्य प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे
तब ट्रांजिट रिमांड लेने के लिए संबंधित अदालत में प्रस्तुत करना पड़ता है। बावजूद इसके अगर जो कपिल साकला जी कह रहे हैं सब कुछ सच होगा तो यहाँ अदालत में मामला ट्रायल में होगा। हम आप यहाँ की पुलिस तो तय करने वाली है नहीं, उनकी तरफ से वकील आएंगे, शासन की तरफ से वकील आएंगे, तो जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा वो सक्षम न्यायालय में पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के आप न्यायालय पे बात छोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी बात को अभिव्यक्ति की आज़ादी, गांधी और बाकी चीज़ों पर ले जाना चाहता हूं और वापस चिंतामणि जी के पास आना चाहता हूं और चिंतामणि जी से समझना चाहता हूं कि ये जो धर्म संसद के नाम पर जो कुछ हो रहा है इसका समर्थन भी आप कैसे करते हैं। हरिद्वार में धर्म संसद हुई, उसमें मांग की गई हथियार, ये तलवार वलवार अब नहीं चलेगी, कुछ बेहतर हथियार इकट्ठे करने होंगे तब हिंदू समाज बचेगा। संकल्प लिया जाए धर्मसभा में कि 2029 में कोई मुसलमान देश का प्रधानमंत्री ना बने, ये हमें संकल्प लेना है। माननीय कालीचरण जी महाराज केवल गांधी पे नहीं रुके थे, उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी जितना बयान दिया था, एक लंबा कार्यक्रम हो जाएगा, वो बयान अगर पूरा सुनवाऊं तो उसको लेकर भी उनकी आपत्तियां बहुत थी। तो आपसे जानना चाहता हूं कि इन सब पर आप इतने मुखर नहीं होते हैं, इन सब पर आपके माननीय गृह मंत्री को आपत्ति नहीं है, इस सब पर आपकी पार्टी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति है तो कालीचरण की गिरफ्तारी के तौर तरीके पर है। क्या संदेश देना चाहते हैं जो कुमार प्रशांत जी जानना चाह रहे थे कि आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ा रोशनी मिले चिंतामणि जी? देखिए, कुमार प्रशांत जी बहुत आदर्शवादी व्यवस्था में जीते हैं, गांधी खुद बहुत आदर्शवादी थे और मैं गांधी के दर्शन पर अभी चिंता नहीं करूंगा, मुझे वो बात नहीं करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर एक पूरा सत्र कुमार साहब के साथ मुझे गांधी दर्शन पर चर्चा करने को मिले, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अभी केवल ये मैं इतना चाहूंगा कि गांधी जी को हमने बहुत विरोधाभास में डाल रखा है, उनके राजनीतिक निर्णयों को हम उनसे उनके संतत्व से ढकने की कोशिश करते हैं। ये इस देश के चिंतना के साथ, इस देश के सोचने वाले लोगों के साथ बड़ा अन्याय है। देखिए, उनका संत स्वरूप, उन्होंने कपड़े त्याग दिए, उन्होंने संतत्व धारण कर लिया, उन्होंने जो है एक संत का रूप धारण कर लिया और वही संत का सम्मान पाने लगे, लेकिन काम उन्होंने सारे राजनीति के करे, उन्होंने निर्णय राजनीति के लिए, और इसलिए जो उनके राजनीतिक निर्णय थे उन्होंने इस देश के भविष्य को प्रभावित किया, इस देश की बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया। चूंकि वो कांग्रेस को मुफीद लगती थी और कांग्रेस की सरकार गांधी जी के चेहरे पे चलती रही, लोग जिताते रहे, इसलिए ये बहुत भ्रम और धोखा देने के लिए शामिल हो गए आरपी सिंह की पार्टी के लोग भी। लेकिन खुल करके ये बड़ा विषय है कि क्या गांधी को उसके संतत्व को या उनके उस आदर्श स्वरूप को, उनके उस दार्शनिक को, उनके उस आदर्शवादी स्वरूप को उनके राजनीतिक निर्णयों से हम अलग कर सकते हैं? दूसरी बात है कि वैसे ही आदर्श समाज की बात और आदर्श बात आपने की कि संत ये कह रहे हैं, आपने कभी प्रश्न उठाया कि इस देश में आतंकवाद कितना है? आपने कभी प्रश्न उठाया कि 7% मुसलमान आज कितना हो गया? आज आपने कभी प्रश्न उठाया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहाँ कहाँ फैल रहा है और क्यों बम के धमाके हो रहे थे? आप इस तरह के प्रश्न नहीं उठाते आप। और स्वाभाविक रूप से अगर संत ये प्रयास करें तो संत आज से नहीं हजारों सालों से इस देश का और हिंदुओं का मार्गदर्शन करते रहे हैं, इसलिए समाज जिंदा है। तो आप उनसे उस मार्गदर्शन का अधिकार छीन रहे हैं। और आप बताइए कि अगर उनको लगता है कि ऐसा होगा तो उसमें आपको तकलीफ क्यों है? मुझे तकलीफ इसलिए है चिंतामणि जी, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। मुझे तकलीफ इसलिए कि इस देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार है जिसका नेतृत्व आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार है जिसमें गृह मंत्री के तौर पर ताकतवर नेता समझे जाने वाले अमित शाह हैं। जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा की सरकार है, अमित शाह जैसा कुशाग्र गृह मंत्री मौजूद है, ऐसे में ये संत इतने बेचैन, इतने चिंतित, इतने डरे हुए क्यों हैं कि उन्हें आह्वान करना पड़ रहा है? हिंदुओं, आप खतरे में हो, तलवारों से काम नहीं चलेगा, अपने घरों में बेहतर किस्म के हथियार रखो। या आपकी सरकार पे, आपके नेतृत्व पे इतना अविश्वास क्यों है? देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार 7 साल से है, देश में इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मौजूद हैं, इसके बावजूद भी हरिद्वार की धर्मसभा में यह आह्वान क्या हो रहा है? और चिंतामणि जी कह रहे हैं कि ये दिशा ठीक है, संतों से ये अधिकार क्यों छीनना चाहते हैं? तो थोड़ा बताएं कि आपकी सरकार के प्रति इतना बड़ा अविश्वास, आप इसके साथ हैं? आप एक तो आपका विचार मुझ पे मत लागू कीजिए, दूसरी बात यह है कि ये विचार नहीं, ये सवाल है जिसको उत्तर आपसे अपेक्षित है।
आपके सवाल को मैं ले रहा हूं कि इस देश में हमेशा होता रहा, राज्य सत्ताएं अलग चाहे चलती हो, लेकिन समाज की अपनी एक सामर्थ्य, समाज की अपनी एक समर्थ्य और समझ है, और समाज की अपनी एक सोच है, और समाज उस पर काम करता है। समाज के पीछे सत्ताएं चलती है, सत्ता के पीछे समाज नहीं चलता, और इसलिए समाज आज तक जिंदा है। दूसरी बात यह है कि आप तो प्रश्न उठा देंगे गुरु गोविंद सिंह पर भी, और आप तो प्रश्न उठा देंगे गुरु रामदास पर भी कि भाई ये धार्मिक सत्ताओं की जरूरत क्या थी, शिवाजी करते नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें सवाल नहीं है भाई। उस समय पे औरंगजेब के द्वारा जिस प्रकार से कत्लेआम मचाया जा रहा था, तो उसके सामने गुरु गोविंद सिंह थे। तो इस समय आप तुलना करने चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के कार्यकाल के औरंगजेब से, कि जैसे औरंगजेब के समय पे गुरु गोविंद सिंह और छत्रपति शिवाजी थे, वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर में अब हिंदुओं के लिए ये रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। कहां ले जाना चाहते हैं चिंतामणि जी आप हम लोगों को? आपका ये आधे घंटे का सत्र उन सारे विषयों को कवर नहीं करता है। और मुझे बताइए कि क्या समाज सोचना बंद कर दे, समाज ने वोट दे दिया, अब बंद हो गया, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या समाज और जो इस देश में मुद्दे हैं, क्या उन पर विचार बंद कर समाज सोचना बंद कर दे, समाज विचार करना बंद कर दे, ये चिंतामणि जी का कहना है। समाज अपनी दिशा ले, सत्ता उसके पीछे चलेगी, इस विचार के साथ चिंतामणि जी हैं। मैं वापस कुमार प्रशांत जी के पास आता हूं और उनसे समझना चाहता हूं। वो कह रहे हैं संत समाज का मार्गदर्शन हजारों साल से करते आए हैं, तभी ये समाज बचा है, सत्ताएं उसके पीछे चलती हैं। तो इस दर्शन के संदर्भ में, इस मार्गदर्शन के संदर्भ में कुमार प्रशांत जी कुछ साझा करेंगे। धर्म संसद के आयोजन हो रहे हैं देश में, और वहां से संदेश ये मिल रहे हैं, इस संदेश को किस रूप में समाज ग्रहण करे? कुमार जी। जवाब तो आपने कार्यक्रम के बिल्कुल शुरू में जो श्लोक दिखाया जी, उस श्लोक से ही मिल जाता है। उसको चिंतामणि जी को थोड़ी चिंतन करना चाहिए उसके बारे में। जी, संत किसको कहते हैं? जी, संत समाज किसको कहते हैं? धर्म क्या है? धर्म संसद क्या है? और बार बार जिस समाज की बात चिंतामणि जी कर रहे हैं, भारत में वो समाज क्या है? तो संत की अगर परिभाषा देखना चाहें तो उस परिभाषा की किसी भी शब्द पर इस धर्म संसद में उपस्थित एक भी आदमी खरा नहीं उतरता है। तीनों को संत कहने की जरूरत नहीं है। धर्म जिस भूमिका के लिए है, समाज को धारण करने वाली शक्ति को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब ही है जो किसी को धारण करता है, संभाल लेता है, संजो लेता है, ठिकाने से लेकर चलता है, उसको धर्म कहते हैं। ये जो धर्म संसद है, ये किस समाज को संभालने की कोशिश कर रही है? भारत का समाज तो ये नहीं है, क्योंकि भारत के समाज में तो बहुत अलग अलग तरह के धर्म के मानने वाले लोग हैं, जिनसे मिलकर बने हुए समाज को संभालने के लिए संविधान नाम का एक धर्म हमने बनाया। अब अगर उस पूरे समाज को संभालने के लिए संविधान नाम का एक धर्म है, तो इस संविधान के छोटे छोटे समाज के छोटे छोटे टुकड़ों को संभालने वाले ये धार्मिक संत लोग कहाँ से आ गए? क्या समाज संविधान कम पढ़ रहा है? तो चिंतामणि जी कह रहे हैं कि उनकी सरकार और उनकी पार्टी कम पढ़ रही है, इसीलिए संतों को आगे आना पड़ रहा है। तो संविधान भी कम पढ़ रहा है, इसीलिए एक नए तरह का संविधान रचने के लिए इन संतों को बुलाया जाए। ये कैसी अजीब सी विडंबना आप खड़ी कर रहे हैं। आप अपने तर्क से अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सीधा सा तर्क ये है कि जो भारतीय समाज है विभिन्न धर्मों का मिलकर बना हुआ है, इस पूरे को अगर भारतीय समाज मानते हैं, इसकी चिंता चिंतामणि जी को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे भारतीय समाज में उनके पार्टी को राजनीति करनी है। लेकिन इतने बड़े समाज को संभाल सकने की क्षमता न हो तो समाज के टुकड़े बनाने पड़ते हैं, और टुकड़ों में तोड़कर समाज को अपनी मुट्ठी में रखना भी एक तरीका है, जिस तरीके से राजनीति काफी समय से काम करती रही। लेकिन अब जरा मुश्किल हो रही है, वो आप कर नहीं पाओगे। इसीलिए आपको भी ये समझना चाहिए कि राजनीति का जो प्याला है, इस प्याले में सब लोगों को संभालने की शक्ति अगर नहीं लाओगे तो आपकी पार्टी को भी, जितने बहुमत की सरकार के बारे में हिमांशु जी बार बार कह रहे हैं, तो बहुमत तो बहुतों के पास रहा है, और इससे बड़ा बहुमत लेकर के भी आए हुए प्रधानमंत्रियों को हमने 2 साल में दम तोड़ते हुए देखा है। तो बहुमत तो बड़ा छलावे की बात है। बहुमत कैसे आता है वो तो चिंतामणि जी ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। मैंने तो खेल खेला नहीं है, मैं सिर्फ वो खेल का मतलब समझता हूँ। तो चिंता ये सब बहुमत वगैरह की बात बहुत मतलब की नहीं है। बहुमत से ज्यादा बड़ी बात है विश्वास की। क्या समाज आपको पूरा विश्वास देता है? तो अगर वोट के आंकड़ों में देखोगे तो उसका भी जवाब नहीं है, और अगर व्यवहार में देखोगे तो उसका भी जवाब नहीं है। तो वो जो विश्वास है, उस विश्वास को मजबूत करने वाला जो तरीका है, वो तरीका गांधी का है। तो चिंतामणि जी ने कह दिया कि कुमार प्रशांत जी बहुत आदर्शवादी इसमें रहते हैं।
तो भैया चिंतामणि जी, आप क्यों नहीं रहते हो आदर्शवादी इसमें? आप खराब इसमें क्यों रहना चाहते हो? आप भी आदर्शवादी इसमें रहो। हम और आप दोनों मिलकर अगर आदर्शवादी इसमें रहें तो एक अच्छा समाज बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। बड़ी सुखद टिप्पणी की है कुमार प्रशांत जी ने, लेकिन मैं एक टिप्पणी आपसे और लेना चाहता हूं कुमार प्रशांत जी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। उन्होंने कहा है कि यह शासन का दुरुपयोग है जो भी कालीचरण वाले मामले में हो रहा है, और ये गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है। जब भी कोई ऐसा विषय आता है तो यह सवाल उठता है, गांधी जी होते तो क्या करते? छत्तीसगढ़ सरकार ने त्वरित कार्रवाई की, ऐसा छत्तीसगढ़ सरकार बता रही है। और कार्रवाई की प्रक्रिया में यह भी किया कि पहले जो धाराएं थी उनमें भी कई धाराएं जब तक कालीचरण खजुराहो से रायपुर तक पहुंचते बढ़ गई। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है कुमार प्रसाद जी, गांधी होते तो इस विषय को कैसे देखते, कैसे करते? आपने गांधी को केवल पढ़ा नहीं बल्कि जिया भी है, इसलिए सवाल करने का आपसे मन है। देखिए, गांधी जी को खत्म करने की जो कोशिश हुई 30 जनवरी 1948 को, वो उनकी छठी कोशिश थी जी। इससे पहले 5 कोशिशें, असफल कोशिशें उनको मारने की उसी संगठन ने और उन्हीं लोगों ने की थी जो छठी कोशिश में सफल हुए। तो 5 कोशिशों में गांधी जी ने क्या किया? तो एक उदाहरण भी नहीं है कि 5 कोशिशों में से गांधी जी किसी अधिवक्ता के पास, कपिल जी से माफी मांगते हुए कह रहा हूँ, उनके पास गए या किसी पुलिस थाने में उन्होंने FIR दर्ज करवाई या कहीं शिकायत दर्ज करवाई। एक भी बार नहीं हुआ। छठी कोशिश की सफलता से पहले आज़ादी आ गई थी, उनके शिष्यों की सरकार बन गई थी, सरदार पटेल गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि भाई ये खतरा बढ़ रहा है, हमारे पास रिपोर्टें आ रही हैं, इसलिए आपकी प्रार्थना सभा में लोगों की जांच करके लोगों को प्रवेश देना चाहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा सोच रहे हो तो कल से मेरी प्रार्थना सभा सामने सड़क पर होगी। तो सरदार पटेल के लिए वो रास्ता भी उन्होंने बंद कर दिया। यानी अपने हत्या की योजना बना रहे लोगों को अपनी योजना की सफलता में कोई बाधा मैं न डालूं, इसकी कोशिश गांधी जी ने की। नाथूराम गोडसे ने जब उन पर हमला किया चाकू लेकर के पंचगनी में और पकड़े गए, तब गांधी जी ने खबर भेजी कि उस लड़के को बोलो कि मेरे साथ आकर 5-7 दिन रहे, मैं समझना चाहता हूँ कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ कि वो उसको इतनी नाराजगी है। लेकिन नाथूराम गोडसे में इतनी नैतिक हिम्मत नहीं थी कि वो 3-4 दिन उनके साथ रह सकते, इसीलिए उन्होंने वहां से भाग जाने में ही अपनी खैर समझी। तो गांधी जी अगर होते तो कालीचरण जी को भी बुलाते और कहते कि भैया इतना गाली गलौज करके अपनी जबान भी गंदी कर रहे हो, आने वाली पीढ़ियों का मन भी गंदा कर रहे हो, जरा मुझको बताओ कि आखिर इतनी जरूरत क्या पड़ गई। तो गांधी जी का तो यही रास्ता था और मैं भी इसी रास्ते को मानता हूँ। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि कालीचरण जी को गिरफ्तारी वगैरह जो हो रही है वो क्या हो रही है, लेकिन सरकार है, सरकार तो गांधी नहीं है ना। सरकार तो अपने तरीके से काम करेगी, पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, जैसे चिंतामणि जी की पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। तो ये सब तरीके अलग अलग हैं। तो सब तरीके अलग अलग हैं, लेकिन गांधी को काफी हद तक समझ पाने में हमें मदद मिली है कुमार प्रशांत जी के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने से। मुझे जाना है आरपी सिंह जी के पास, लेकिन कपिल साकला जी के पास में कुछ आपत्ति थी जब आरपी सिंह जी अपनी सरकार का पक्ष रख रहे थे। कपिल साकला जी की आपत्ति को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानूनी दृष्टि से कहीं ना कहीं सवाल हैं, ठीक वैसे ही सवाल जैसे कालीचरण के बयान को लेकर सवाल है। जी कपिल जी, मैं डिफेंस का लॉयर रहा हूं पिछले 21-22 सालों से, तो मैं तो एक डिफेंस लॉयर की तरह ही बोलूंगा। और मैं ये मानता हूं कि डिफेंस लॉयर का काम है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना जी। क्योंकि अगर हम जैसे लोग ना हो, सही गलत जो भी हम करते हैं, अगर हम वो ना कर रहे हो तो डेमोक्रेसी मर जाएगी। मेरे ख्याल से पुलिस राज आ जाएगा, जो एक बहुत ही डेंजरस चीज होगी। तो जो हमारे राइट टू स्पीच है, हमारी जो राइट टू व्हाट एवर वी वांट टू से है, वो सारे हम कोर्ट में कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट करें, सही या गलत जी। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब इन्होंने ये बात बोली कि जी वो यहाँ का रेसिडेंट था, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये वो कहाँ पे था, वो किसकी शरण में था, वो उस स्टेट की शरण में था, उस स्टेट की कोर्ट की शरण में था, उस हाई कोर्ट की शरण में था। मैं ये नहीं, मेरी सेंसिबिलिटी कहती है कि आप किसी को गाली नहीं देंगे जी, परंतु जरूरी नहीं कि आपकी सेंसिबिलिटी भी हो सकता है आपके लिए बड़ी नॉर्मल बात हो। मेरी सेंसिबिलिटी ये कहती है कि द मोमेंट मैं महात्मा गांधी के आगे महात्मा लगा देता हूं, मुझे अजीब सा लगता है। मैं क्यों किसी को महात्मा बोलूं या पंडित बोलूं या मौलाना बोलूं, ये मेरी सेंसिबिलिटी है।
मैं चाहूंगा कि मैं मिस्टर गांधी को एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा स्पिरिचुअल लीडर मान के चलूं, पर मैं महात्मा नहीं लगाना चाहूंगा, क्योंकि मैं उस रिलेट करना चाहूंगा। ये मेरी सेंसिबिलिटी हो सकता है, आपकी ना। और इससे डेंजरस बात ये है कि ये जो मैं बोल रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें अगर किसी आदमी को, कहीं दूर किसी आदमी को सुनना और बोला कि भैया ये इससे मुझे इफेक्ट हुआ है, मुझे इमोशनली इफेक्ट हुआ है, तो उसके पास इंटाइटलमेंट है कि वो जाके केस रजिस्टर करा दे। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा हिमांशु जी, आपके जितने पैनलिस्ट हैं, और ये मैं एज अ लॉयर बोल रहा हूं, जितने पैनलिस्ट हैं उन्होंने आज जितनी स्टेटमेंट्स दी हैं, उनके हिसाब से ये सारे के सारे आज अरेस्ट हो सकते हैं। ये इसलिए सकते हैं कि किसी ने उसको कह दिया कि वो ढोंगी है, उसके किसी चेले चपाटे, किसी पूजा बिलीवर ने ये बोल दिया कि जी इसकी वजह से राइट्स होने का खतरा था, इसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होने का खतरा था, सीधा का सीधा 153 का केस बन जाता है जो पुलिस वालों ने बाद में लगाया। सीधा का सीधा अगर इसके मानने वाले की किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है, कोई उसको बोलता है भैया टीवी में मैंने सुना कि तेरा आदमी चोर था, तेरे गुरुजी चोर थे, तो 153A जो बाद में लगाया वो बन जाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी ने आज स्टेटमेंट दी और ये बोला कि भैया जो भी वो बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, उसकी वजह से मारम पीटी हो सकती है, उसकी वजह से ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से झगड़े बढ़ गए हैं और झगड़े कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और इससे रिलीजियस फीलिंग्स में आघात पड़ी है, तो ये अगेन एक और ऑफेंस हो गया जो बाद में लगाया गया, जिसकी वजह से ये जो जेंटलमैन ये अरेस्ट हुए। तो आपको लॉ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कानूनी पहलू को बड़ी नजाकत के साथ आपको डील करना चाहिए, कपिल साकला जी का कहना है। लेकिन मैं इसकी कानूनी पेचीदगियों में बहुत जाना नहीं चाहता कपिल जी, हमारा विषय थोड़ा सा भटक जाएगा। हम जिस विषय पर रहना चाहते हैं वो मूलतः समाज में संदेश क्या देना चाहते हैं, इसके संदर्भ में एक द्वंद्व आ गया है। द्वंद्व ये आ गया है कि एक विचारधारा है जो इस बात के साथ समाज के बीच में जाना चाहती है कि देखो गांधी या गांधी के संदर्भ में या इस देश में जो सामाजिक सौहार्द है इसके संदर्भ में आप बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये आपत्तिजनक है। दूसरी तरफ जिसने ऐसा बोला है उसको गाहे बगाहे संरक्षण देने की कोशिश हो रही है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं हुई, ये इस प्रकार से बात ठीक नहीं है। और जब उनके संदर्भ में बोला जाता है, राम के संदर्भ में बोला जाता है तो प्रतिक्रिया नहीं है, गांधी क्या राम से भी बढ़कर है, ये सवाल है, ये द्वंद्व है। तो मैं आरपी सिंह जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक कालीचरण की गिरफ्तारी से आप मान रहे हैं कि आपने जंग जीत ली, या आपके लिए कोई चिंता का विषय है कि जब कालीचरण बोले, आप आज बोल रहे हैं कि हम ये चिन्हित करेंगे किन्होंने ताली बजाई, महत्वपूर्ण क्या ये कि किन्होंने ताली बजाई उनको भी पकड़ के जेल में डाल देंगे, या वो ताली बजाने की विचार तक कैसे पहुंचे इस पर कोई काम करेंगे, ये सवाल है आरपी सिंह जी, कि समाज में कालीचरण जैसे वक्तव्य देने वालों को भी समर्थन मिल रहा है, ये कहीं आपके लिए चिंता का पहलू है, या उनको भी जेल में भर देने से आपको लगता है कि आपने जंग जीत ली? देखिए, मुझे लगता है हिमांशु जी पूरे कार्यक्रम का सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा है। चिंतामणि जी जिस तरीके से बार बार धर्म की आड़ लेकर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो मैं भी सनातन हिंदू हूँ, और सनातन हिंदू धर्म का जो मूल विचार चिंतामणि जी को मालूम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, वसुधैव कुटुंबकम, ये सनातन हिंदू धर्म का मूल विचार है, और पूरा हिंदू धर्म इसी पे बेस्ड है, और वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या महाउपनिषद में की है। और मैं बता देता हूँ 108 उपनिषद में कहीं नहीं लिखा है कि आप दूसरे को मारिए, किसी महात्मा को गाली दीजिए, रामचरितमानस की बात हो, रामायण की बात हो, 4 वेदों की बात हो, भगवद गीता की बात हो, महाभारत की बात हो, अरे किस धर्म पुराण ग्रंथ में लिखा है कि आप दूसरे को गाली दीजिए, आप जाति संप्रदाय के आधार पर दंगे कीजिए, आप दलितों को कुत्ते का बच्चा बोलिए? कहाँ लिखा है? कौन सा धर्म पढ़ते हैं प्रभु आप? कौन सा धर्म आप पढ़ते हैं? देखिए, हम भी सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारे भी धर्म गुरु हैं, हमारे धर्म गुरु हैं जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, हमारे धर्म गुरु हैं जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, हमारे धर्म गुरु हैं जगत गुरु श्री कृष्ण भारती महाराज। ये संत हैं। संत कभी भी समाज में हिंसा का रास्ता नहीं सिखाता है, संत हमेशा प्रेम और अहिंसा की बात सिखाता है। सनातन हिंदू धर्म के धर्म गुरु का ये नैतिक दायित्व है कि वो समाज में समरसता लाए, सुख लाए, समृद्धि लाए और नैतिकता के मार्ग पर लोगों को अग्रसर बढ़ाए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हम जहां जगत गुरु शंकराचार्य में आस्था रखते हैं, वही चिंतामणि महाराज और उनकी पार्टी स्वामी चिन्मयानंद यूपी वाले, जो अपनी नाती की उम्र की लड़की के साथ बलात्कार करते थे, तेल मालिश कराते थे, इनकी आस्था उसमें है। इनकी आस्था
किसमें है? काली चरण जैसे लोगों में है। इनकी आस्था महंत रामसुंदर दास में नहीं है, इनकी आस्था बाबा घासीदास में नहीं है। हमारे यहाँ भी तो संत हुए हैं। हमारे यहाँ किस संत ने कहा है कि दूसरे को गोली मार दो? किस संत ने कहा समाज में दंगे फैला दीजिए? तो सब मिलाकर नब्बों हुआ अब यह है कि हम सबको अब जागृत होना पड़ेगा। और जो आपने कहा कि जेल में भर दीजिए, जेल में डालकर हिमांशु जी किसी को कोई खुशी नहीं मिलती है और ना ही हम किसी को जेल में डालने के लिए सत्ता में आए हैं। लेकिन हमें पता है इस राज्य में अगर इस बात की शुरुआत हुई है तो आगे चल के यह मामला कहां तक जाता है। हम नहीं चाहते कि हरिद्वार की तरह धर्म संसद यहाँ आयोजित हो और जिसमें यह कहा जाए कि भले एक टाइम का खाना छोड़ दीजिए लेकिन घर में 1 लाख का हथियार रखिए। मेरा कहना 1 लाख का हथियार रखना चाहिए, लेकिन क्या चिंतामणि का पुत्र 1 लाख का हथियार लेके किसी की हत्या करेगा? या धर्म संसद में जो लोग वहां बोल रहे थे उनका पुत्र किसी की हत्या करेगा? सब मिलाकर यह है कि इस कार्यक्रम को जितने लोग देख रहे हैं वो सभी युवकों से मैं कहूंगा और खासकर उनका अभिभावक माता पिता से कहूंगा, हाथ जोड़कर अपने बच्चों को नफरत के इस दौर से बचा लीजिए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा ज्ञान दीजिए। हिंदू धर्म सबको समाहित करने का धर्म है, हिंदू धर्म बांटने का धर्म नहीं है। तो बांटने का धर्म नहीं है। कुल मिलाकर हम अपनी बातचीत को अगर मर्म पे ले जाएं तो गांधी के संदर्भ में कालीचरण के बयान ने हमें एक बार अपने संस्कारों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया है। उम्मीद करें कि गांधी के संदर्भ में जो शुरू हुआ विमर्श है वो महज सत्ता की लड़ाई तक सिमट कर ना रह जाए, बल्कि वस्तुतः गांधी की आलोचना करने से पहले गांधी का अध्ययन हो जाए और अध्ययन होने के बाद अगर आपके पास में उसमें असहमति का कोई तर्क है तो वो साझा किया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन गांधी को पढ़े बिना ही गांधी का विरोध करना जो एक फैशन चल निकला है उसका हिस्सा बनने की जो होड़ मची है वो सिलसिला रुकना चाहिए। क्या वो सिलसिला इस घटना के बाद रुक पाएगा? इसका हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के प्रासंगिक पंक्तियों का। दुष्यंत कुमार कमाल के लेखक हुए, कमाल के शायर हुए। उन्होंने एक किताब दी हम लोगों को, साए में धूप। आज भी उसे पढ़ते हैं तो रोमांच आ जाता है। उसी में से हमें कुछ प्रासंगिक पंक्तियां मिली आज के संदर्भ में। उन्होंने लिखा, पड़ गई है आदतें बातों से सुर होगी नहीं, पड़ गई है आदतें बातों से सुर होगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। तो दुष्यंत कुमार ने जो लिखा था वो अब करने का वक्त आ गया है, पर क्या कोई नया गांधी वाकई इसे कर पाएगा? इसके लिए हमें इंतजार है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे नए साल में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।